नेक्स्ट आप देखिए, सपोज कीजिए कोई सितार है, कोई सितार है, तो आप उसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो उस मैकेनिकल एनर्जी से वो आपको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रही है। कोई सितार है तो मैकेनिकल एनर्जी से आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसको किस चीज के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर। उसी तरीके से सपोज कीजिए कोई फ्लूट है, कोई फ्लूट है, तो फ्लूट के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि कैसे डिवाइसेस एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के में ट्रांसफर करते हैं। और नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है सर, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाती है, ना ही कि डायरेक्शन को, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाती है। ठीक है सर, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी के बाद नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या कहा जाता है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही इसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी का क्या है, एनर्जी का नियम क्या है, लॉ क्या है कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है। क्या की जा सकती है? ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। इसी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। सर किसी ऑब्जेक्ट के पास यदि कोई एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट के पास यदि कोई एनर्जी है और वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बात कर रहे हैं, वो एनर्जी उसकी हाइट की वजह से यदि है, यदि एनर्जी हाइट की वजह से है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और यदि कोई एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यदि कोई एनर्जी मोशन की वजह से है, हिलने की वजह से या फिर गति की वजह से है, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और नेक्स्ट चीज जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है पावर। पावर क्या है सर? एक सपोज कीजिए कोई वर्क किया, हमने कोई कार्य किया और उस कार्य का नापने की क्षमता, उस कार्य को नापने की क्षमता को पावर बोलते हैं कि इतने समय में हमने कितना काम किया, उसको क्या बोलेंगे? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है सर? वॉट। और ये जेम्स वॉट के नाम पर रखी गई है। किसके नाम पर रखी गई है? जेम्स वॉट। ठीक है सर, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था इन्होंने, स्टीम इंजन का। ठीक है, पावर। सपोज कीजिए सर, एग्जांपल के तौर पर हम लोग लीजिए, हमारे घर में आपने प्रेस देखी होगी, इसको हम अंग्रेजी में आयरन बोलते हैं, या फिर मिक्सर देखा होगा, तो वो वॉट के हिसाब से आता है कि कितने वॉट का स्पीकर होगा, सॉरी कितने वॉट का मिक्सर होगा या फिर आयरन होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि 746 वॉट इक्वल्स टू होता है 1 HP। कितना होता है? 746 वॉट्स इक्वल्स टू 1 HP। और 1 वॉट आवर कितना होता है? 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर कितना होता है? 3600 जूल। जूल क्या है सर? जूल भी वर्क की यूनिट है। किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है। जूल। ठीक है सर, यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ किसके बारे में बताता है? प्लैनेटरी केपलर्स लॉ। ठीक है सर, ये बताता है प्लैनेटरी मोशंस के बारे में कि हमारे प्लैनेट किस तरीके से मोशन करते हैं। प्लैनेटरी मोशन। सर यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ प्लैनेटरी मोशन, इनमें से कौन से साइंटिस्ट प्लैनेटरी मोशन के साथ संबंध रखते हैं? तो उसका आंसर होगा केपलर्स। केपलर्स का नियम, 3 नियम दिए हैं इन्होंने, फर्स्ट 3 नियम दिए हैं, उसमें हम लोग पहला देखते हैं फर्स्ट लॉ। सर आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ समझना है कि फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बोला है। फर्स्ट लॉ में इन्होंने बोला है कि अर्थ जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है ये इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब कि सर यहां से चौड़ी है, यहां से सकड़ी है, ठीक है सर, थोड़ी दबी हुई है ऊपर से। सर केपलर्स के फर्स्ट नियम ने ये बोला है। दूसरे नियम ने क्या बोला है? दूसरे नियम ने ये चीज बोली है, ये जो एरिया है, सॉरी, सपोज कीजिए कोई प्लेनेट यहां है, ठीक है सर, सपोज कीजिए ये प्लेनेट इस तरफ से देखने पर 1 सेकंड के अंदर इतना ट्रैवल करता है, 1 सेकंड के अंदर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो इतना ट्रैवल कर रहा है, तो 1 सेकंड में उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन का भी उतना ही ट्रैवल करेगा। यानी कि जो एरिया 1 है वो एरिया 2 दोनों बराबर होंगे, एरिया 1 और एरिया 2 दोनों बराबर होंगे। ये केपलर्स का सेकंड नियम है, ठीक है। केपलर्स का थर्ड नियम बोलता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर क्यूब, और यहां पर आर क्या है? रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है सर। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सर ये अगर इक्वेशन दे रखी है और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इक्वेशन किसकी है, तो आपको आंसर देना है केपलर्स लॉ की। किसकी? केपलर्स लॉ में भी किसकी पर्टिकुलर यदि पूछा जाता है तो थर्ड लॉ की हम लोग बात करेंगे। केपलर्स लॉ जनरली या फिर प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हम लोग, ग्रेविटेशन ने किस न्यूटन ने इन्वेंशन किया था सर ग्रेविटेशन का? ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, उनका इन्वेंशन किन्होंने किया है? न्यूटन ने किया है। फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 r स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर g जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। किसकी कांस्टेंट की वैल्यू है? ऐसा ही कल मैंने आपको एक एवोगाड्रो कांस्टेंट की बात भी करी थी। तो आप जब भी किसी कांस्टेंट के साथ में हम लोग बात करेंगे तो आप वो सारे कांस्टेंट एक लिस्ट टाइप उसकी बना लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। किसकी? आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि कोई लिक्विड है, ये एक लिक्विड है सर, इसके अंदर यदि हमने कोई लकड़ी है, सपोज कीजिए वुडन बॉक्स कोई डाला है, ठीक है सर, ये वुडन बॉक्स इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है। अब ये कोई जगह ले लेगा इस जगह की, तो यहां से जो लिक्विड है वो साइड में चला जाएगा, वो एडजस्ट करेगा सर कहीं और जगह जाकर। ये जो लिक्विड की जगह यहां पर उस बॉक्स ने ली है, ये लिक्विड कहीं पर एडजस्ट करेगा। तो इस लिक्विड का जितना वजन है, इस लिक्विड का जितना वेट है, उतना ही ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स लगेगा, बायोन्ड फोर्स लगेगा। यही आर्चिमेडिस का प्रिंसिपल है। बायोन्ड फोर्स में ऊपर की तरफ जितना भी लिक्विड का वजन था उसके विपरीत एक फोर्स लगेगा, और ये बायोन्ड फोर्स जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। यही आर्चिमेडिस का प्रिंसिपल था। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं
कि एक्सरे जो है एक्सरेस, इनका इन्वेंशन रॉन्टिंग किसने किया है, और इनकी जो वेवलेंथ है वो है 10 टू द पावर -10 टू द 10 टू द पावर -8। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेंट रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज। ठीक है सर, इसके लिए हम लोग राइटर का नाम लेंगे और इसकी जो वेवलेंथ रहती है वो है 10 टू द पावर -8 टू द 10 टू द पावर -7। ठीक है सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विजिबल रेडिएशंस की अगर हम लोग बात करें, विजिबल रेडिएशन रेज की, तो इनका जो है वो न्यूटन ने किया है। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज है वो है 3.98 इंटू 10 टू द पावर -7 टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7। सर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये जो आपकी ये जो वेवलेंथ है कितनी वेवलेंथ पे निकलती है वो बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट रेडियो वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हेनरिच हर्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3 से लेकर 1 तक। कितने? 10 टू द पावर -3 से लेकर 1 तक। और लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये मैक्रोनी ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप याद कर लेना। कई सारे इन्वेंशंस भी इन्होंने अपने नाम पर किए हुए हैं। मैक्रोनी 1 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया है, और लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर लॉज। ठीक है सर, और किसके बारे में न्यूटन ने? कैलकुलस के बारे में भी हमको न्यूटन ने ही बताया। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि न्यूटन ने किन चीज की इन्वेंशन करी थी, या न्यूटन का किन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अपना नाम आता है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे इसमें आइंस्टीन। किनका नाम देखेंगे? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करिए इन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है सर, 1931 के अंदर इनको शायद नोबेल प्राइज मिला हुआ है और इसी के लिए मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों के साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जुड़ा हुआ रहता है। और एक और चीज है कंसेप्ट ऑफ मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। कंसेप्ट दिया है उन्होंने मास और एनर्जी इक्विवेलेंस, E = mc²। ठीक है सर, इस फॉर्मूले को ही बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। यहां पर मास m है और एनर्जी यहां पर c जो है ये लाइट की स्पीड बताता है। किसकी स्पीड है? लाइट की। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, एक और साइंटिस्ट है जे थॉमसन। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किया था, इलेक्ट्रॉन
और फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो कि जिनका इन्वेंशन जे थॉमसन ने किया था वो है फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। और फर्स्ट इन्होंने ही दिया था कि आइसोटॉप्स जैसी कोई चीज भी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स, और वो स्टेबल भी होते हैं। आइसोटॉप का एग्जिस्टेंस भी है और ये स्टेबल भी है। दोनों ही चीजों का इन्वेंशन जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इंग्लैंड के थे ये, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए, ये केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मगर अभी आप आ गया है तो आप मेंशन कर लीजिए। ये न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिटल्स होती है, हर एटम्स की ऑर्बिटल्स होती है, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड। ये इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स एज सच कोई टर्म्स नहीं है, बाकी यहां पर। और इन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो प्रोटॉन का किया था। किनका किया था? प्रोटॉन्स की बात करी थी। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, हाइपोथेसिस के न्यूट्रॉन है, हाइपोथेसिस ऑन न्यूट्रॉन्स। सर इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए थे ये लोग, मगर ये इन्होंने कहा जरूर था कि न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज होती है। हाँ, मगर इन्होंने प्रोटॉन का खुद से बना दिया था। सिस्टमैटिकली इन्होंने प्रोटॉन को एस्टैब्लिश कर दिया था कि प्रोटॉन जैसी कोई चीज एटम के अंदर होती है। इन्होंने ये भी बोल दिया था कि न्यूट्रॉन जैसी चीज होती है, मगर ये चीज वो सिद्ध नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? सिद्ध नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं डाल्टन्स। डाल्टन ने क्या दिया है? थ्योरी ऑफ एटम। थ्योरी ऑफ एटम। थ्योरी ऑफ एटम के अंदर इन्होंने बोला था कि जो एटम है ये नॉन डिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिनेबल है। ना ही तो इसको आप तोड़ सकते हो, ना ही इसको खत्म कर सकते हो। ये थ्योरी किन्होंने दी थी? डाल्टन्स ने। क्या मगर ऐसा हो सकता है कि क्या एटम को तोड़ा जा सकता है? एटम को बाद में कई सारी डिस्कवरीज हो गई है, मगर उस टाइम पर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है एटम के अंदर, उसमें क्या बोला है कि एटम को इनडिविजिबल होता है, एटम इनडिविजिबल होता है और इनडिस्ट्रक्टिनेबल होता है। ठीक है सर, दोनों ही चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आप लिखिए जेम्स कैडविक। क्या है? जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक, इन्होंने बताया है कि डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स दो आपस में दो न्यूट्रॉन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस हो सकती है, ये जेम्स कैडविक ने बताया था। और इसी को बम्बार्डिंग प्रैक्टिकल भी बोला जाता है। बम्बार्डिंग प्रैक्टिकल भी बोला जाता है। चार्ल्स कूलॉम। नेक्स्ट आप देखिए, चार्ल्स कूलॉम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस के बारे में बात बताई है। किसके बारे में बात करी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण और रिपल्शन के बारे में। किसकी? कूलॉम ने किसका इन्वेंशन किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। दोनों ही चीजें इन्होंने बताई है। ठीक है, कूलॉम के अंदर। ठीक है, बाद में हम लोग कूलॉम कांस्टेंट को भी देखेंगे कि कूलॉम का कांस्टेंट को क्या बोला जाता है। बेसिकली वो अलग तरीके से का सवाल किया जाएगा उसमें।
नेक्स्ट आप लिखिए फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के खोज करी थी इन्होंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में यदि हमको पता चलता है या फिर कोई इन्वेंशन किया, डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी माइकल फैराडे ने करी थी, माइकल फैराडे। ठीक है सर, नेक्स्ट आप लिखिए थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन सर, ये काफी फेमस नाम है, थॉमस एडिसन। फ्लोरेसेंट लैंप का जो इन्वेंशन किया है वो इन्होंने ही किया है। मोशन कैमरास का इन्वेंशन इन्होंने ही किया है। सर उस टाइम के हिसाब से आप देखिए कि लैंप एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है सर। और थर्मो आयोनिक एमिशंस के बारे में भी हमको जो जानकारी मिलती है वो जानकारी थॉमस एडिसन से ही शुरू होती है। उसके बाद आप देखिए क्वांटम जो थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी वो प्लैंक्स ने दी है। किसने दी है? प्लैंक्स ने। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, तो वो बोर और रदरफोर्ड ने दी है। अगेन रदरफोर्ड ये वही है जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और हाइपोथेसिस दिया था न्यूट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक है, और एक और आप देख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स ई डॉट फर्मी करके साइंटिस्ट थे, उनका इन्वेंशन है। क्या है? ई फर्मी। यहां तक हमारा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट जिनके से क्वेश्चन आता रहा है पुराने में भी और आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। वेरियस इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इसमें सबसे क्रूशियल जो होता है, सबसे क्रूशियल वो है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और इसको रिप्रेजेंट किया, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। यानी कि एक लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर्स जाती है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है सर, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। आप लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला बताया E = mc², उसमें सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है सर, इसको हम लोग बिग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप सिर्फ ये अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हाँ, यहां पर तो आपको याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मगर आप इसकी डायमेंशन से यदि याद ना भी रख पाए तो कोई एज सच आपके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बहुत लेटर डेज में इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अगर याद रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिएगा। नेक्स्ट चीज आप देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, किस चीज के अंदर आता है? क्वांटम थ्योरी के अंदर। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। क्या है? जूल सेकंड। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं इसमें एवोगाड्रो कांस्टेंट, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है 6.023 × 10⁻⁻23। 1 मोल इक्वल्स टू इतना होता है।
ठीक है सर। नेक्स्ट आप लिखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल्स टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल अपॉन के, जूल पर सेंटिग्रेड। यहां पर के क्या है, के रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को, और जूल यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को, कितना वर्क हुआ है। सर जूल की वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सर नेक्स्ट चीज आप देखिए गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इक्वल टू होता है 8.314 जूल अपॉन मोल डॉट के। यहां पर मोल वही है, एवोगैड्रो कांस्टेंट वाली बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की बात होती है, वही गैस कांस्टेंट है। नेक्स्ट चीज आप लिखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है, यहां से अगर डायरेक्ट नंबर आते हैं तो आप हमको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑप्शन है, और यदि आपको अगर याद है तो आप इजीली 2 नंबर फेच कर सकते हैं। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, माइनस 31 kg। ये आपको याद रखना है, मैंने kg में लिखवाया है, यदि आप इसको ग्राम में करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मास ऑफ प्रोटॉन। सर ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से थोड़ा वजन इसके अंदर ज्यादा होता है, 1.6726 इंटू 10 टू द पावर 27 kgs। सर इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने यहां पर 2 डिजिट तक और बाद में लिया है, इसका रीजन इसलिए है सर क्योंकि जब मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन लेता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन लेता हूं, तब आपको पता चलेगा कि सर मैंने इसको इतने आगे तक क्यों लिया है, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.67 इंटू 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ही है, यानी कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। ये एक पॉसिबल हार्ड क्वेश्चन हो सकता है और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो भी सकते हैं प्रीलिम्स के बेसिस पे। ठीक है सर। नेक्स्ट आप देखिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है सर, ये हो गई आपकी परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम्स। हम लोगों ने काफी सारे कांस्टेंट यहां पर देख लिए हैं, इसके बाद एक और आप देख लीजिए रायनबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रायनबर्ग कांस्टेंट, रायनबर्ग कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए बोर रेडियस, बोर रेडियस। सर ये भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सर ये कई सारे कांस्टेंट है जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, यदि आप इनको याद करते हैं तो इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। यही नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है, इन्हीं के इर्द गिर्द चीजें घूम सकती है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइजेस इन द फिजिक्स। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पर नहीं यूपीएससी में भी इसका काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है सर, नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। कहां के थे ये? स्वीडन के थे। डायनामाइट की जो इन्वेंशन है ये अल्फ्रेड नोबेल ने ही करी है। डायनामाइट की जो इन्वेंशन है ये अल्फ्रेड नोबेल ने ही करी है, और जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी
ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिमी नोबल की एक विल थी, उस विल के अनुसार उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से नोबेल प्राइजेस तय किए जाते हैं। इनका जो विल है वो 1895 में सबके सामने आया था। इसके हिसाब से इन्होंने बोला था कि मेरी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे साइंटिफिक इन्वेंशंस जो नए जितने भी हो रहे हैं उनके हिसाब से उनको अवार्ड दिया जाए, जो भी नई डिस्कवरीज करता है। फिर स्टार्ट कब से हुआ? 1901 से। 1901 से सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया है वो विलियम रोटेगन को दिया गया है। ठीक है सर, इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया था? एक्सरेज का इन्वेंशन किया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स डब्ल्यू रोटेगन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? एक्सरेज के लिए दिया गया है। ठीक है, 1901। कौन सी कंट्री के थे ये? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, ये एक चीज हो गई है। इंडिया में से किस किस को मिला हुआ है नोबेल प्राइज? 1930 के अंदर सीवी रमन को किसके लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के इफेक्ट के लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1930 के अंदर। और एक एस चंद्रशेखरन को भी मिला हुआ है। बाकी ये प्योर इंडियन नहीं है, ये अमेरिका, हाफ अमेरिकन सिटीजन है, हाफ इंडियन सिटीजन है। और इनको 1983 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किस चीज के लिए मिला हुआ है? स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स किसके लिए मिला हुआ है इनको? स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स। ठीक है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। अकेले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इनका नाम है जॉन बार्डन। बाइडन नहीं है, जॉन बार्डन। अमेरिकन मूल के हैं ये। ही वॉज अमेरिकन। ईयर देखते हैं। फर्स्ट नोबेल इनको मिला है 1956 के लिए और दूसरा नोबेल इनको मिला है 1971 में, सॉरी 72 में। ठीक है, फर्स्ट आपको इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो ट्रांजिस्टर्स के लिए मिला है, और दूसरा जो नोबेल है इनको मिला है कन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी के लिए। कन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली करंट अफेयर के अनुसार भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 2022 में किसको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। सर अभी कुछ ही सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 लोगों को एक ही कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि सर इन्वेंशंस काफी ज्यादा हो रहे हैं। हर कंट्री अपना एक इन्वेंशन को प्रमोट कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। इसी रीजन की वजह से इन्होंने 3 कैटेगरीज कर दी। अर्लियर डेज में जब आप देखेंगे, जब नोबेल प्राइजेस मिल रहे थे तो पर्टिकुलर एक ही कैंडिडेट्स को मिले थे। ठीक है, अब ये चीज बढ़ गई है। इसके अंदर देखिए आप, फर्स्ट मिला है एलियन एस्पेक्ट्स को। ठीक है, 3 कैंडिडेट है 2022 में जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। एलियन एस्पेक्ट्स है, जॉन क्लॉजर हो गया और एंटोन जिलिंजर। अब आप देखिए, इनके लिए देश याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रांस से हैं, ये ऑस्ट्रिया से हैं और ये यूएसए से हैं। अब आप जैसा मैं बना रहा हूं ऐसा ही आपको बनाना है। फर्स्ट नाम है एलियन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन क्लॉजर, तीसरा है एंटोन जिलिंजर। एक ऑस्ट्रिया से है, यूएसए से है और एक फ्रांस से है। इन्होंने फोटोन
और वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी पे अपनी थ्योरी दी है, फोटोन और बेल इनइक्वालिटी पे और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पे। किस किस पे दिया है? बेल इनइक्वालिटीज, फोटोन और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर। ठीक है, इन तीनों को रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था जॉन बार्टर के बारे में भी कि इन्होंने फिजिक्स के अंदर 2 बार, फिजिक्स में एक ही आदमी को 2 बार मिला हुआ है क्या? नोबेल प्राइज। एक ट्रांजिस्टर के लिए और दूसरा उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर थ्योरम दिया था, तो उस सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर। ये अमेरिकन थे 51 में और 72 में। ठीक है, 56 में और 1972 के अंदर। अब आप देख लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन काफी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में हर देश अपना एक न्यूक्लियर प्लांट, अपना एक न्यूक्लियर पावर अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर देखेंगे कि यहां पर जो एटम है, कोई बड़ा एटम लिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, कोई बड़ा एटम है, उसको तोड़ा जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा। यहां पर चीजें टूट रही है और यहां पर चीजें कॉम्बाइंड हो रही है, जुड़ रही है। फ्यूजन के अंदर कॉम्बाइंड टुगेदर, 2 चीजें आपस में जुड़कर एनर्जी रिलीज कर रही है। यहां पर 2 चीजें टूटकर एनर्जी रिलीज कर रही है। न्यूक्लियर बॉम्ब का एग्जांपल्स जो हम लोग देखते हैं वो बेसिकली इन्हीं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन से निकल कर आता है। कौन से देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया हुआ है? अमेरिका अकेला ही देश है। और किस पर यूज किया हुआ है? जापान के ऊपर। ठीक है, कौन सी 2? हिरोशिमा एंड नागासाकी, 2 सिटीज थी, उनके ऊपर पहले किसके ऊपर किया गया था? हिरोशिमा और फिर नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर किया गया था, बाकी 8 अगस्त को नागासाकी के ऊपर किया गया था। आपको डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है। पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका जो आइडिया है बिल्कुल कंक्रीट आइडिया जो सामने आज हम लोग हमारे सामने देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका आइडिया सबसे पहले स्ट्रॉसमैन एंड ओ हैन ने दिया है। स्ट्रॉसमैन एंड ओ हैन। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो आइडिया है वो देश अपनी पॉलिसीज के हिसाब से किसी के सामने नहीं रखते हैं कि कौन हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। वो सुरक्षा प्रणाली को देखते हुए आगे नहीं रखा जाता है। बाकी जो फर्स्ट आइडिया है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन का आइडिया है, वो स्ट्रॉमैन एंड ओ हैन ने दिया है। किसने दिया है? स्ट्रॉमैन और ओ हैन ने दिया है। हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन 1952 में किया गया है। अगेन यहां पर किसी का नाम सामने नहीं है। 1952 सिर्फ एक टाइम दे दिया है उन्होंने कि इस टाइम पर हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन किया है। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शन के साथ ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा बॉम्ब ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो हमारे डेली बेसिस पे जो हमको यूज आती है। सपोज कीजिए बैटरी हमारे रोज के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, कौन से कंट्री से थे ये? इटली। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया है। राइट ब्रदर्स अमेरिका से थे और राइट ब्रदर के अंदर भी 2 ब्रदर्स हैं, तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हो सकते हैं, ऑरेविल और
विल्बुर। सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया है, तो अब संभावना ये बनती है कि उन राइट ब्रदर्स में दो ब्रदर्स का अलग अलग नाम है, तो एक का नाम है ऑरेवल और एक का नाम है विल्बुर। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत रेयर चांसेस है कि डबल यही क्वेश्चन पूछा जाए। ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये कहां से थे, तो हम लोग ये याद रख सकते हैं कि ये लोग अमेरिका से थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप देखिए, डीजल इंजन। डीजल इंजन, डीजल इंजन का इन्वेंशन किसने किया है? रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने। सर ये मैं डीजल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की बातें काफी सारी होती है, तो अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि डीजल इंजन काफी कम होते जा रहे हैं, इसलिए प्रोबेबली ये पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन का इन्वेंशन किसने किया है? रुडोल्फ डीजल ने। और ये कहां से थे? कहां से थे? हम लोगों को बिना शक के कह देना चाहिए कि जर्मनी से थे। क्यों? क्योंकि जर्मन कार्स का बोलबाला आज भी है, कल भी रहेगा, जैसा हमको दिख रहा है, इसलिए डीजल इंजन को याद रख सकते हैं आप। डायनामाइट, मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले जब हम लोग नोबेल प्राइजेस डिस्कस कर रहे थे तब देखा था कि डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया है? डायनामाइट का इन्वेंशन किया है एल्फ्रेड नोबेल ने। एल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, इनका इन्वेंशन किया है जेम्स वॉट ने। और इन्हीं के नाम पर पावर की जो यूनिट है, वो जेम्स वॉट के नाम पर ही रखी गई है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको जोड़कर चलना पड़ेगा। स्टीम इंजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर हो रहा था तो स्टीम इंजन ने बहुत बड़ा क्रूशियल रोल वहां पर पैदा किया था कि हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टाइम पर रुक सा गया था, मगर स्टीम इंजन के आने से उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिली, और बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने की वजह से फिर उन्होंने और ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को तरक्की की राह पर आगे लेकर गए। नेक्स्ट आप देखिए स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इन्वेंशन किया है जेम्स हैग्रेव्स। ये आपने नाम चाहे कम सुना हो, मगर जब स्पिनिंग फ्रेम की बात आती है तो अगेन यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है। इनका भी बहुत क्रूशियल रोल रहा हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। स्पिनिंग वेव, यहां पर इन्होंने कॉटन चेन रिएक्शन, जो हम लोग बोलते हैं कॉटन चेन रिएक्शन, जो अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर हुई है, वो स्पिनिंग फ्रेम का बहुत बड़ा योगदान है। आप याद रखिए कॉटन चेन रिएक्शन। कॉटन चेन रिएक्शन बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम आती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए इस आदमी का रोल बहुत बड़ा है। जेम्स वॉट और जेम्स हैग्रेव्स का बहुत बड़ा रोल है। ये कहां से थे? ये इंग्लैंड के थे। और कई सारी छोटी मोटी चीजें तो आपको पता ही है, जैसे न्यूटन ने किस चीज का इन्वेंशन किया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस चीज का इन्वेंशन किया है, ग्राहम बेल ने किस चीज का इन्वेंशन किया है, गैलीलियो ने किस चीज का इन्वेंशन किया है, आइंस्टीन ने किस चीज का इन्वेंशन किया है, प्लांक ने किस चीज का इन्वेंशन किया है, फैराडे ने किस चीज का इन्वेंशन किया है। डाइपोल का इन्वेंशन फैराडे ने किया है, ठीक है, सॉरी फ्लेमिंग ने किया है। डाइपोल का इन्वेंशन, डाइपॉड का इन्वेंशन फ्लेमिंग ने किया है, जेएस फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं इसमें कि केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, क्योंकि नेक्स्ट चीज हमारी केमिस्ट्री ही है। नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आपने अभी नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स पढ़ा है तो केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगेन सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला है 1901 से स्टार्ट हुए हैं, तो 1901 के अंदर जो पहला नोबेल प्राइज मिला है वो जैकब एच हॉफ को मिला है। जैकब एच हॉफ। और ये किसके लिए मिला है? केमिकल डायनामो एंड
ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। किसके लिए मिला है? केमिकल डायनामो एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। सर टॉपिक याद रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि उसको ईयर तो आप खैर छोड़ सकते हैं, मगर यदि उसने पूछ लिया कि फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला है, तो उसका आंसर ये होगा। और यदि कभी कभार अगर उसको पेपर टफ बनाना है तो आप उससे भी पूछ सकता है कि किस चीज के लिए उनको वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं इंडियन के रेस्पेक्ट्स में भी देखना पड़ेगा कि इंडिया में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है। बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द राइबोसोम्स के लिए वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला हुआ है। वेंकट रामकृष्णन 2009 के अंदर। मगर हाँ, हम यूं नहीं कह सकते कि प्योरली इंडियंस को मिला है, क्योंकि ये प्योर इंडियन नहीं है। इनको 3 देशों की वजह से, यूके भी है इसके अंदर, यूएस भी है और इंडिया भी है, तीनों ही मूल को जोड़कर इनको केमिस्ट्री के अंदर 2009 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है सर, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो गया। और अभी हम करंट के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखना चाहें तो 2022 में किस को नोबेल प्राइज मिला है। अगेन 3 लोगों को मिला है, जिसमें से कैरोन बिटोर्जी, मार्टिन मेल्डल और बैरी शार्पलेस। इन तीनों को 2022 के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। और इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 2009 के अंदर वेंकट रामकृष्णन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किसके लिए? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द राइबोसोम्स के लिए। ठीक है, इनमें से जो बर्टोलिस हैं वो यूएस की हैं, सेकंड है वो डेनमार्क से हैं, और जो थर्ड है वो अगेन यूएस की है। ठीक है, इनको किस लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री के लिए, क्लिक केमिस्ट्री के लिए और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। हम लोगों को कंसेप्ट पे नहीं जाना है कि ये कंसेप्ट क्या होता है। मोर देन सफिशिएंट हमारे लिए इतना है कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, कार्नोनिल, बोर्तिजी, मॉर्टल, मेंडल, बैरी, शार्पलेस, ये तीनों हैं। इनके आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से देश से हैं। ये यूएसए से हैं, ये डेनमार्क से हैं, ये यूएस से हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही हैं। कल से फिर इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी तथागत आईएएस के साथ।